Hello everyone, welcome to EduTap Teaching Pariksha. Before starting, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं साथ में या जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सबको कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है. रिकॉर्डेड सेशन मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज लाइव सेशन जो है वो ले पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. ऑल्दो मैं लाइव ही आना चाहती हूँ एंड आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है. लेट्स सी, होप करती हूँ कि आगे मैं लाइव ले सकूँ बिकॉज ये प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए. एज यू ऑल नो, लॉकडाउन खुल तो गया लेकिन फिर भी जो ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इन सब में टाइम लगता है. तो लेट्स से आगे आई थिंक हो जाए और हम लाइव जो है वो मिल सके, बात कर सके. अनदर थिंग इज़ हम जो भी सेशन कर रहे हैं, जैसे मैं हमारी जो पुरानी क्लास थी, क्लास 1 थी और आज सेकंड क्लास है, मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये रेगुलर क्लासेस फॉलो करेंगे तो आपका सारा का सारा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगी सीडीपी का. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अब क्लासेस ब्रेक लेके हो रही हैं, मतलब एक दिन के बाद हो रही है. अब आगे चल के क्लासेस जो है वो रेगुलर हो जाएंगी. रीज़न है कि मैंने एक दिन गैप दे के स्टार्ट किया है बिकॉज ऑब्वियसली माई बेबी इज़ वेरी वेरी स्मॉल. वो सिर्फ अभी 1 महीने का है, तो मुझे नहीं पता उसका शेड्यूल कैसे सेट बैठे. सो आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं भी सीख रही हूँ. तो अभी जैसे से एडजस्ट हो जाएगा मैं रेगुलर जो क्लासेस हैं वो लेनी स्टार्ट कर दूंगी. सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे साथ बेयर करने के लिए और मेरी प्रॉब्लम को समझने के लिए. अनदर थिंग इज़ थैंक यू आप सबकी विशेस के लिए. मैंने पढ़ी कमेंट सेक्शन में, आपने बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत सी विशेस दी हैं एंड आई फेल वेरी हैप्पी और ब्लेस्ड फील किया. बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड. ठीक है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, आप लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं, थैंक यू. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है. ओके जी. एंड जैसे आप लोगों ने पूछा बेबी का नाम, तो उसका नाम मानविक है और मानविक का मतलब होता है द वन हु इज़ वेरी कॉन्शियस एंड ही इज़ अ बेबी बॉय. सो थैंक यू सो मच. अब हम शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं. और आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ. आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस समय आई एम श्योर बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, नेगेटिव तो ज़्यादा आते होंगे, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने आप में यकीन रखते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं. ट्रस्ट मी. सिर्फ ये रीज़न है क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, मेरा खुद में यकीन है. सिर्फ ये कारण की वजह से मैं क्लास ले पा रही हूँ. अदरवाइज़ बहुत टफ है, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट, है ना. चाहे मुझे रात रात जागना पड़े, बट क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ. तो आप लोगों का भी जो भी पैशन है, जो भी आपको करना पसंद है, प्लीज़ उसको कीजिए. अपने ऊपर यकीन रखिए एंड जस्ट अपना 100% दीजिए और रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे. ट्रस्ट मी, बस अपना 100% दीजिए. ओके जी. तो ये तो था ज्ञान की बात. अब शुरू करते हैं काम की बात एक और, यानी कि अब करते हैं पढ़ाई की बात. चलिए, प्रश्न है 11वां. ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम ये सीरीज. तो हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज देखते हैं कितने हम कर पाते हैं. 11वां क्वेश्चन, Which of the following correctly identifies the broad domains of development? ये सेम वैसा क्वेश्चन है जो आप 10वां क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, जहां पे आपसे ये पूछा जाता है कि जो विकास है उसके क्या क्या डोमेन्स हैं. ठीक है जी. ओके, तो देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब आपने ऑप्शंस देखनी है. फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें स्पिरिचुअल और सेल्फ है. ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में अगेन पर्सनालिटी है. पर्सनालिटी अपने आप में बहुत व्यापक होती है एंड ये सारे के साथ जो इमोशनल है, फिजिकल है, सोशल है, कॉग्निटिव है, ये जो है पर्सनालिटी के ही एक पार्ट्स हैं. मतलब जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की तो हम इन सब की बात करते हैं कि आप सोशल, आपकी डेवलपमेंट कैसी है, आपकी फिजिकल कैसी है, आप कैसे दिखते हैं, कैसा आपका लैंग्वेज है, बातचीत कैसा है, ये सारी चीज़ें ये पर्सनालिटी का ही हिस्सा है. इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता. हमारे पास अब बचता है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन में सेल्फ है. ठीक है, तो सेल्फ का ही तो डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट सेल्फ, है ना. तो जब हम सेल्फ की बात करते हैं उसी में तो हम बात करते हैं ना कि आपकी कितनी डेवलपमेंट है. तो अगेन इसका मतलब है ये नहीं है. अब हमारे पास हमने वो ऑप्शन ढूंढनी है जो बेस्ट ऑप्शन हो, जिसमें सारे डोमेन्स डेवलपमेंट के हों. तो वो है जी ऑप्शन नंबर 4, जिसमें है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक या संवेगात्मक. ठीक है जी. सो आपने
आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आपने ये फिगर देखी होगी, लास्ट में भी मैंने बनाया था ये, ठीक है। इसको तो अपने मन में बसा लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में तो ज़रूरी ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि जो विकास है उसमें हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, मोटर डेवलपमेंट जो क्रियात्मक विकास है उसकी बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, भावेत्वक जो भावोत्तेजक विकास है या संवेगात्मक है उसकी हम बात करते हैं। तो ये डोमेन्स हैं। अगर कॉग्निटिव हो, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक ही बात है, ये इसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ओके जी। सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव इज वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। तो अब इसको तो आपने बसा लेना है। दूसरी चीज़, सेकंड क्वेश्चन देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने फर्स्ट क्लास ली थी उसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सो प्लीज़ वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कीजिए, ओके। देन वी हैव इज देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, है ना, जो हमारा चालक विकास है या जो मोटर डेवलपमेंट होती है उसमें वेरिएशन होती है। वेरिएशन का मतलब ये है कि हर इंसान अलग तरीके से जो हमारा चालक विकास होता है उसमें अलग तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी चलना सीख लेते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी लिखना सीख लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। इसका मतलब है हर किसी की अपनी एक गति है चीज़ों को सीखने की, ठीक है। लेकिन जो सीक्वेंस है, मतलब जो क्रम है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि पहले ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पहले आप दौड़ना सीखेंगे और फिर आप चलना सीखेंगे, नहीं, पहले खड़े होना सीखेंगे, चलना सीखेंगे, तभी दौड़ना सीखेंगे। सीक्वेंस दुनिया में हर इंसान के लिए सेम रहने वाली है। हाँ, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग देर से सीखते हैं, वो बात अलग है। यही ये प्रश्न कह रहा है। तो इसमें उन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या आपको क्या लगता है, क्या क्रम क्या है हमारा, हम पहले कौन सी चीज़ सीखते हैं और फिर कौन सी सीखते हैं। तो उन्होंने कहा प्रॉक्सिमोडिस्टल या सेफेलोकॉर्डल, क्या ये क्रम है, ठीक है। या दूसरा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या फाइन मोटर डेवलपमेंट, तीसरा फाइन मोटर डेवलपमेंट या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फिर अगेन सेफेलोकॉर्डल या प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल अगर हम देखें तो हमें पता है जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हेड टू टो होती है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऊपर से हेड टू टो है, लेकिन यहाँ पे बात उन्होंने मोटर डेवलपमेंट की है, मोटर मतलब चालक विकास की है। ये जो अगर हम सेफेलोकॉर्डल की बात करें या प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें, ये ओवरऑल हमारी जो विकास है ये उसकी बात है, ठीक है। जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल में भी हम कहते हैं कि पहले जो आपकी स्पाइन है वो उसका विकास होगा, फिर उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसका विकास होगा, है ना, पहले, है ना। सो ये सारी चीज़ें हम ऐसे करते हैं ना कि ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है, पास से दूर वाली चीज़ें। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मोटर डेवलपमेंट पूछा गया है, तो हमने उस कंटेक्स्ट में देखना है। तो अब दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट या फाइन मोटर डेवलपमेंट, कौन सा पहले होगा। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब क्यों ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, उसका आंसर आपको मिलेगा इस एक्सप्लेनेशन में। देखिए फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है उत्कृष्ट क्रियात्मक विकास, यानी फाइन का मतलब है जब आप बहुत अपनी छोटी छोटी जो आपकी मूवमेंट्स हैं आप उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं, आप अपने टोज का इस्तेमाल कर पाते हैं, टंग का इस्तेमाल कर पाते हैं, तो ये फाइन है। लेकिन फाइन मोटर डेवलपमेंट आप क्या पहले ही सीख जाएंगे? क्या आप सबसे पहले अपनी फिंगर का इस्तेमाल करना सीखते हैं? सबसे पहले आप किस चीज़ का इस्तेमाल करना सीखेंगे? ऑब्वियसली अपने हाथ का, है ना, ठीक है, हैंड का। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब है जब हम हमारी जो बड़ी बड़ी मसल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, वो पहले डेवलप होती हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें, बच्चा जो है अपना हेड होल्ड करना सीखता है ना। हम कहते हैं ना जो बच्चा छोटा होता है कि उसका सर के ऊपर आप पीछे से उसे पकड़े, उसके सर को होल्ड करें, बिकॉज वो खुद अपना गर्दन जो है वो नहीं संभाल सकता। सो बेसिकली वो इनिशियल धीरे धीरे क्या होगा, वो सर संभालना सीख जाएगा, ठीक है। ये बड़ी एक मसल है। फिर इसी तरीके से वो बैठना सीख जाएगा, क्रॉल करना सीख जाएगा, वॉक करना सीख जाएगा, भागना सीख जाएगा, ठीक है। ये बड़ी मसल्स हैं। तो जब हम अपनी इन बड़ी बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, इनका विकास होता है, हम कहते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं जो हम सीख रहे हैं। इस तरीके से हमारी लेग्स हैं, हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे
धीरे धीरे हम पहले अपना हाथ का इस्तेमाल करना सीखते हैं, फिर हमारी फिंगर्स का। अब कुछ भी उठा लो हम, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये बाद में आती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बेसिकली जो सीक्वेंस है, जो क्रम है मोटर डेवलपमेंट, वो कैसे होता है। पहले बड़ी मसल का इस्तेमाल करना हम सीखते हैं, उनका विकास हो रहा है, और उसके बाद हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट, महीन जो हमारी स्किल्स हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है, ओके जी। और सब दुनिया में सब ऐसी ही करते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो पहले फिंगर का इस्तेमाल करना सीखे और बाद में हाथ का इस्तेमाल करना सीखे। बच्चा आपने देखा, आप देखना जो बच्चा होगा वो पहले अपना हैंड को जो है पूरा जो हाथ है उसका इस्तेमाल करना सीखेगा, वो पहले चलना सीखेगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे नहीं होगा कि चलना सीखा नहीं और पहले ही वो टोज पे डांस करने लग गया, ये नहीं हो सकता। सो पहले बड़ी मसल का विकास होगा, उसके बाद छोटी का। बस इतना सा ये बात है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ओके जी, चलिए अगला प्रश्न। एक टीचर जो है आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो वो किसके साथ कंसर्न्ड है उस पेपर के बारे में। देखिए, जब भी एक टीचर को एक टेस्ट बनाता है या क्वेश्चन पेपर बनाता है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के वो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, जिनको हम टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये क्वेश्चंस लेके आई फॉर एग्जांपल, तो मेरे दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव है और उसको दिमाग में रखते हुए मैंने वो सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, अगर मैंने एक लेट्स से मैंने एक टॉपिक है इंटेलिजेंस, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए हैं, तो मेरे दिमाग में क्या है कि बच्चों को इंटेलिजेंस जो है वो टेस्ट करेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो जब मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के भाई कि मेरा जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए हैं, फिर मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरे क्वेश्चन उस चीज़ के साथ मैच करते हैं जो मैं एक्चुअल में देखना चाहती थी, मतलब मैं इंटेलिजेंस मापना चाहती थी, क्या मेरे क्वेश्चन इंटेलिजेंस को मापते हैं। तो ये मेरी कंसर्न किससे रिलेटेड होती है, इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। ऑप्शन नंबर 4, वैलिडिटी, वैधता। ठीक है, कंटेंट कवरेज नहीं है। कंटेंट कवरेज का मतलब क्या है, कौन सा कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्या आपने वो सारा का सारा कवर किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, क्या मैंने जितने भी मैं आपको क्लासेस में क्वेश्चंस कराऊंगी, क्या मैंने सारे के सारे कंटेंट कवर किया। सीटेट का जितना सिलेबस है वो कंटेंट है ना। सो कंटेंट कवरेज वो होती है। दूसरा, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, यानी कितने प्रकार के क्वेश्चन है, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तीसरा है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, मतलब आप किसी चीज़ पे कितना यकीन कर सकते हैं, कितना रिलाय कर सकते हैं। और चौथी है वैधता। अब इनको समझने के लिए अगेन इसके द्वारा हम समझते हैं। एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम क्वेश्चंस बनाते हैं, हमारी जो क्वेश्चन की क्वालिटी है उसमें कुछ कारक हैं जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सबसे पहले है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। विश्वास कर पाते हैं अगर आप किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो ही आप टिके रहते हैं उसके साथ, है ना। आपको मुझ पे यकीन है अगर, ओके, तो ही आप मेरे साथ टिके हुए हैं या मेरे साथ रहेंगे। दुनिया में किसी भी इंसान के साथ आप रहेंगे बिकॉज ट्रस्ट की वजह से। टेस्ट का भी यही है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जब हम एक टेस्ट में क्वेश्चंस को डालते हैं, हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो जो क्वेश्चंस हैं भाई वो रिजल्ट कंसिस्टेंट दें। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक बंदे ने टेस्ट लिया और उसके स्कोर लेट्स से 100 में से आए 90, ठीक है, और सेम टेस्ट उनको 10 दिन बाद अगर दिया जाए तो अब उनका स्कोर 100 में से आए 10। इसका मतलब है आपका जो टेस्ट है या आपके जो क्वेश्चंस है उस टेस्ट में, उन पे यकीन नहीं किया जा सकता, वो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इतना गैप तो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। सो ये रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप उनके ऊपर यकीन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आपके जो टेस्ट रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, वैलिडिटी। आपने जिस चीज़ के लिए वो टेस्ट बनाया, क्या वो क्वेश्चन उसी को मापते हैं। मैंने आपको बोला, अगर मैंने एक टेस्ट इंटेलिजेंस के लिए बनाया तो मेरे क्वेश्चन सारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि चेक तो मैं इंटेलिजेंस कर रही हूँ लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे पर्सनालिटी के हैं, तो वो वैलिड नहीं है। जैसे कि वैलिडिटी का मतलब है कि उसी चीज़ को मापना जिसको मापने का आप दावा करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। कितना स्टैंडर्डाइजेशन का देखो सिंपल सा मतलब होता है, हम हमेशा एक दुनिया में
हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है ना, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उस स्टैंडर्ड के साथ कंफर्म करें, मतलब उसके साथ हम जो है डील वैसा हमारा भी स्टैंडर्ड हो, हमें हमेशा ये कोशिश करते हैं ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट करके सब वैसा होना चाहिए, सारे के सारे वैसे होने चाहिए। अगर सपोज क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड है तो हम वैसे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उसी स्टैंडर्ड के होंगे। इस फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट बनाया, तो वो जो टेस्ट है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब ये है, अगर इंस्ट्रक्शंस में दे रही हूँ तो सबके लिए सेम होने चाहिए। अगर टाइम लिमिट 2 घंटे की है तो सबके लिए 2 घंटे की है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं उसको मैंने कहा आप 2 घंटे में टेस्ट कीजिए, जो बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते उनको मैंने बोला आप सिर्फ 1 आवर में करेंगे। नो, वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब है सेम इंस्ट्रक्शन देना, सेम टाइम लिमिट, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिकलिटी। देखिए जो आपका टेस्ट है भाई वो पेन एंड पेपर टेस्ट होता है, ठीक है, और वो एक ऐसा टेस्ट है जिसको बैठ के आप एक्चुअल में कर सके। प्रैक्टिकल है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा में नहीं होना चाहिए आपका टेस्ट, ओके। मैं कर सकूं उस टेस्ट को, ठीक है, जिस भी बच्चे को आप वो टेस्ट दे रहे हैं वो उसको कर सके आराम से बैठ के, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ओके जी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मैं इतना टाइम लगा के इसलिए चीज़ें समझा रही हूँ ताकि अगर आप नए हैं, आपने फर्स्ट टाइम भी तैयारी स्टार्ट की है, आप ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी है, तो जिन जो नए हैं उनको समझ आ जाए और जो पुराने उनकी रिविजन हो जाए। तो प्लीज़ जो है मेरे साथ बने रहिए और इस लेक्चर को सुनिए, ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। टीचर इन मल्टीकल्चरल क्लासरूम वुड इंश्योर दैट असेसमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। एक टीचर मल्टीकल्चरल क्लासरूम में है। मल्टीकल्चरल क्लासरूम क्या होता है, जिसमें अलग अलग संस्कृति जो है वो वहाँ से बच्चे आते हैं, वो ऐसा क्लासरूम, ठीक है। जब भी उन्होंने उस क्लासरूम में बच्चों का मूल्यांकन करना होता है तो वो किन चीज़ों पे ध्यान देंगे। पहला, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ हर असेसमेंट टूल। सही बात है, हाँ, कुछ हद तक ऑब्वियसली आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैंने आपको अभी बोला कि रिलायबिलिटी होती है विश्वसनीयता और वैलिडिटी होती है वैधता। आप देखेंगे कि जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल क्या होता है, किसी भी चीज़ को मूल्यांकन करने के लिए जो उपकरण का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सपोज करो मैंने किसी का मूल्यांकन करना और उसके लिए मैं टेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो टेस्ट एक टूल है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि मेरा टेस्ट जो है वो रिलायबल है, वैलिड है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। अब देखना ये है कि ये ऑप्शन क्या इस क्वेश्चन के लिए सही है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंप्लाइंग विद द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कि मैंने जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एक्सपेक्टेशन उसको पूरा करना है, ठीक है। इसलिए मेरे को उतना पढ़ाना ही पढ़ाना है, मेरा लेवल ऑफ लर्निंग उतना होना ही चाहिए, मिनिमम तो मैं क्लास में उतना पढ़ाऊंगी ही, पर इसका कुछ लेना देना इसके साथ तो नहीं है, तो ये तो मैं ऑप्शन ही निगेट करती हूँ। तीसरा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट टूल। ये बिल्कुल सही है, मैं चाहती हूँ मेरे जो टूल्स हैं वही जो उपकरण मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर मैं कोई टेस्ट दे रही हूँ बच्चों को तो वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया मानकीकरण उसका बहुत ज़रूरी है। देन चौथा है सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ हर स्टूडेंट। अब जो बच्चे हैं उनका सामाजिक और जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसका ध्यान भी रखना चाहिए, और ये करेक्ट आंसर है। देखिए क्यों, अब आपको ये लगेगा कि नहीं अगर एक मल्टीकल्चरल क्लासरूम है और उसमें हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो हमें तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ना कि जो मूल्यांकन का उपकरण है वो रिलायबल है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड है कि नहीं। आंसर तो ये होना चाहिए, मतलब यहाँ 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ अ स्टूडेंट। कैसे, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक मल्टीकल्चरल क्लासरूम की बात कर रहे हैं, एक ऐसा क्लासरूम जिसमें अलग अलग संस्कृति और अलग अलग समाज से बच्चे आ रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चे जो हैं वो एक ऐसे क्लास से आ रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फाई है एंड एवरीथिंग, और एक थोड़ा मिडिल क्लास से आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो ऐसे कल्चर से आ रहा है जहाँ पे फीमेल को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, हो सकता है ना। तो कुछ ऐसे से आ रहे हैं जो बहुत एडवांस हैं, अलग अलग है ना। कुछ वेस्टर्न, सपोज करें अगर हम अपने इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में ही देखें तो कितना फ़र्क है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक टीचर हूँ और मुझे बच्चे की असेसमेंट करनी है, एक ऐसे क्लासरूम में असेसमेंट करनी है जहाँ पे भांति भांति या अलग अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं, समाज से लोग आ रहे हैं, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि उनका जो मतलब उनका जो कल्चर है, उनका जो सोशल कल्चरल जो कंटेक्स्ट है उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज हम हमेशा ये बात करते हैं कि आपको हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है।
एक चीज़ और, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा क्या डाउट है। अच्छा लगा सेशन तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और यस सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं असेसमेंट एज लर्निंग की तरफ जाती हैं एक को छोड़ के। नंबर 1 है टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक, बच्चों को ये बोलना कि आप इंटरनल फीडबैक लें। ठीक है, ओके। दूसरा, जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस। तीसरा, टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन टॉपिक टॉट। और चौथा, टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। देखिए, जब हम बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग की, पहले तो उसको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल असेसमेंट एज लर्निंग नहीं होता। ठीक है, जब हम बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग की, ठीक है, उसमें हम बात करें स्टूडेंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो जो हमारी पहली 3 ऑप्शन है ये सारी की सारी बच्चे के ऊपर ही फोकस कर रही हैं। तो अब समझते हैं, फिर हम इस पे वापस आएंगे कि बेसिकली असेसमेंट एज लर्निंग होता क्या है, सीखने के रूप में आंकलन क्या है। सीखने के रूप में आंकलन का मतलब ये है कि जहाँ पे बच्चा जो है खुद के बारे में सीखे, वो जाने कि उसको कितना आता है, जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करे, देख सके, खुद का मूल्यांकन कर सके और जान सके कि उनको कितना आता है, उसको हम असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं, सीखने के रूप में आंकलन, जहाँ पे बच्चा स्वयं के बारे में सीखता है। ठीक है, वहाँ टीचर का सिर्फ इतना सा रोल होता है कि वहाँ वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं। ठीक है, ताकि वो खुद के गोल, खुद के जो उद्देश्य हैं उनको खुद को निर्धारित कर सके और अपनी खुद की जो प्रोग्रेस है उसको भी मॉनिटर कर सके कि हाँ मैं कितना प्रोग्रेस किया है, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, ये सारी चीज़ें। ओके जी, अब देखिए क्वेश्चन पे वापस चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, असेसमेंट एज लर्निंग, जहाँ पे बच्चा खुद की असेसमेंट कर रहा है, खुद का मूल्यांकन कर रहा है कि उसको कितना आता है। वो कैसे होगा, पहला, टेलिंग स्टूडेंट टू टेक इंटरनल फीडबैक। अगर आप बच्चे को फीडबैक देंगे, ऑब्वियसली बात है ना, अगर बच्चे को फीडबैक मिल रहा है तो उसको समझ में आ रही है कि भाई मेरे को इतना आता है, मुझे यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, दूसरा चीज, जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट टू टेक चांसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी देखिए हम बच्चे की ही बात कर रहे हैं, हम बच्चे को वो रिस्क ले सके, ऐसा इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करके दे ताकि वो चांस ले, वो अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करे। ठीक है, डरे नहीं। ठीक है, वो भी अगेन बच्चे की बात हो रही है। जब बच्चा चांस लेगा, काम करेगा, चाहे चैलेंजेस लेगा, तभी वो अपने बारे में सीख पाएगा। ठीक है, तभी उसको खुद के बारे में नॉलेज होगी। तो सेकेंड ऑप्शन भी यही कहता है। थर्ड देखिए, टेल स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन टॉपिक टॉट। जी हाँ, रिफ्लेक्शन तभी हो सकती है जब मुझे अपने बारे में थोड़ा सा आइडिया है। अब मुझे पता है ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं, अब मैं आराम से बैठ के उन चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्ट करूँगी कि कौन सी चीज़ें मुझे आती हैं, कौन सी चीज़ों में मैं वीक हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, या मैं हिंदी में बहुत अच्छी हूँ, मैं शायद आर्ट्स में अच्छी नहीं हूँ। ठीक है, ये खुद के बारे में रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। या किसी एक टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल CDP में शायद किसी को लगे मुझे असेसमेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, एक, जब बच्चे को फीडबैक मिलेगा। ठीक है, दूसरा, जब वो खुद रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिबिंब करेगा, बैठ के सोचेगा। ठीक है, सो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो लर्निंग एज असेसमेंट की तरफ इशारा करते हैं। अब आता है लर्निंग फॉर असेसमेंट। लर्निंग फॉर असेसमेंट को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट देखिए जी, वो असेसमेंट होती है जो सीखने के दौरान होती है, जब आप लर्न कर रहे होते हैं उस दौरान होती है, तो हम उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है, या फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है, जैसे अभी इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जब टीचर ये जानने की कोशिश करे कि बच्चे को कितना आता है या उसको आ भी रहा है कि नहीं, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, तो अगर उसको वो प्रॉब्लम ढूंढनी हो कि अगर कोई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो वो डायग्नोस करना हो, है ना, कारण पता करना हो। ठीक है, और फिर उसके लिए उपचार। देखिए, उपचार तो तभी करेंगे अगर कारण पता होगा। अगर मुझे एज अ टीचर ये कारण पता है कि मेरी क्लास में बच्चों को जो है समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं उसका उपचार ढूंढूंगी ना, कि हो सकता है मेरे ही पढ़ाने में सही कहीं ना कहीं सही नहीं है मेरा तरीका, या कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ठीक है, सो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है जहाँ पे आप ड्यूरिंग टीचिंग
जब आप लर्निंग हो रही है, इस समय टीचिंग लर्निंग हो रही है, और उसमें आप बच्चे का आंकलन करें, जानने की कोशिश करें कि उसको कितना आता है, ठीक है। इसमें एग्जाम के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को आप फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, तो फॉर से याद रखिएगा, FOR फॉर, एंड फॉर इज इक्वल टू फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो शब्द हैं इनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर का काम क्या है? बच्चे की ज़रूरत को पहचानना। देखिए, अगर हम बच्चे की ज़रूरत को पहचानेंगे कि उसको कहाँ मदद चाहिए, उसको क्या नहीं आता, कौन सा एरिया वीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको उपचार दे पाएंगे। ऑब्वियसली बात है, ये बिल्कुल उस तरीके से है जब हम बीमार होते हैं, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहले ये अनुमान लगाते हैं, एक डायग्नोस करते हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेट में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? पहले डायग्नोस करेंगे, कारण ढूंढेंगे कि क्या है, क्यों है उनके पेट में दर्द। हो सकता है कि आपने कोई चीज़ खाई बाहर से, मॉनसून भी है, वेदर अच्छा नहीं है और बाहर से भी कुछ खा लिया तो पेट खराब हो गया। अब देखो, पहचानी ना उन्होंने ज़रूरत, पहले कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दे। टीचर का भी यही काम है, पहले ढूंढना कि भाई कहाँ पे कमी है, बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस एक उपचार जो है वो सामने लेके आना। ओके जी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, यानी कि वो असेसमेंट जो आपके यूनिट के आखिरी में की जाती है, मतलब जहाँ पे आपका टेस्ट आखिरी में किया जाता है, जब पूरा सिलेबस आपको पढ़ा दिया जाता है और आपका टेस्ट लिया जाता है देखने के लिए कि अब आपको कितना उस कंटेंट में से आता है, ठीक है। बस यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अब वापस चलेंगे उसी प्रश्न के ऊपर। अब देखिए, फर्स्ट 2 और 3 ऑप्शंस आपको पता चल गई, ठीक है। अब चौथी ऑप्शन क्या है? टेस्टिंग स्टूडेंट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, जितना लगातार हो सके बच्चे का टेस्ट करना। ये किस में हम कर रहे थे? यहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ठीक है। यही हम करते हैं ना, आप पढ़ा रहे हो और साथ साथ आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि उसको कितना आता है। ओके, 16वां प्रश्न, अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग इज कॉल्ड, ठीक है जी। अब एक अधिगम विकलांगता है जिसमें स्पेशली बच्चे को हैंड राइटिंग में डिफिकल्टी होती है, उसको आप क्या कहते हैं? पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसकैल्कुलिया, तीसरा है डिस्ग्राफिया, और चौथा है जी ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो देखिए, बहुत आसान है, इसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3। नंबर 1 डिसलेक्सिया, इसका लेना देना रीडिंग के साथ होता है। नंबर 2 डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन, तो आपको याद रहेगा वो मैथ से रिलेटेड है। तीसरा है ग्राफिया, ग्राफिक, वो दैट इज ग्राफोलॉजी हम बोलते हैं ना, हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। और चौथा है ADHD, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर है, इसकी हम आगे अभी मैं आपको बात करके समझाती हूँ। देखिए, डिसलेक्सिया क्या है? जब भी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो, आपने देखा होगा ऐसे तरीके के, ऐसे देयर आर स्टूडेंट जिनको एक्चुअल में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उनकी बेसिक जो रीडिंग प्रॉब्लम्स है वो रहती है, जो बेसिक चीज़ें हैं रीड करने में स्पीड नहीं होती उतनी, वर्ड्स जो हैं जैसे B और D उसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता, बहुत 100 में समझ में नहीं आता, और चीज़ तो पढ़ेंगे तो वो डिफ़िकल्टी होगी ऑब्वियसली उन्हें पढ़ने में। अब हम देखिए हम कितना फ्लुएंटली पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि हमें कोई डिसलेक्सिया नहीं है। लेकिन अगर किसी को डिसलेक्सिया है तो वो बहुत टाइम लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिक जो बुनियादी उनकी जो पढ़ने की समस्या है वो होगी, और उनको समझने की भी समस्या होगी, ये दोनों चीज़ें उनके अंदर होंगी। आगे देखते हैं। डिस्कैल्कुलिया मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, वो बच्चे जिनको मैथ्स के साथ दिक्कत है, सो ऐसे बच्चों को नंबर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नंबर्स को याद करने में प्रॉब्लम होगी, फैक्ट्स को याद करने में प्रॉब्लम होगी, साइंस को याद करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उनको नहीं याद आएंगे, उनको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है, बेसिकली उनको नंबर्स नहीं पसंद, ठीक है, नंबर्स उनको याद नहीं रहेंगे, ठीक है, उनको टाइम देखना नहीं आता होगा। ओके, सो ये डिस्कैल्कुलिया है। देन हिज डिस्ग्राफिया, इसका मतलब है राइटिंग में, लिखावट में जो प्रॉब्लम होती है बच्चे को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। फाइन मोटर स्किल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जो छोटी छोटी हमारी मसल्स हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जो हम करते हैं, उनका इस्तेमाल करने में उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे कि वो लिख रहे होंगे तो वो कई बार ये आपको ऐसे कंप्लेन करेंगे कि मेरे हाथ में दर्द होता है लिखते समय, सो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो बेसिकली उनकी जो स्पेलिंग है उसमें उसके साथ भी दिक्कत आएगी,
आएगी, ठीक है, वर्ड्स की स्पेसिंग में, मतलब वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं जोड़ जोड़ के लिखेंगे, उसमें स्पेस नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एंड देन अपने जो भी विचार हैं उनको पेपर पे रखना, उनको पेपर पे ढालना, उसमें भी इनको डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है स्लो लिखेंगे, क्योंकि एक तो उनको लिखते हुए दिक्कत हो रही होती है, ठीक है, उनके हाथ में दर्द हो रहा होता है, सो बहुत टाइम वो लगाते हैं लिखते हुए, तो वो डिस्ग्राफिया है। ओके जी, अगला देखते हैं जी, ADHD, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जी इसके अंदर। एक है अटेंशन डिफिकल्टी। अटेंशन डिफिकल्टी का मतलब है कि ध्यान नहीं लगा पाते। अगर मैं उनको बोलूँ कि अच्छा मैंने आपको लेट्स से ये एक पैराग्राफ दिया है, आपको आधे घंटे के लिए इसको पढ़ना है, नहीं कर सकते, ठीक है। अटेंशन एकदम से शिफ्ट हो जाती है किसी और चीज़ के ऊपर, कोई और चीज़ उनको दिख गई ना ज़्यादा कि कुछ और हो रहा है, लेट्स से वो पढ़ रहे थे तो बाहर आवाज़ आ गई, इमीडिएटली उनका ध्यान वहाँ जाएगा, भाग के वहाँ चले जाएंगे। सो बेसिकली अटेंशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। दूसरा है हाइपर एक्टिव होते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं विदाउट थिंकिंग, ठीक है, यहाँ बैठे अभी छलांग मार के दूसरे सोफे पे बैठ जाएंगे, ठीक है, उछल कूद करते रहेंगे। सपोज आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो खड़े नहीं होंगे, ठीक है, वो हाथ पैर से कुछ भी चलाते रहेंगे, इधर से उधर से इधर होते रहेंगे, ठीक है। सो ये हाइपर एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। देन इम्पल्सिव, एकदम से रिएक्ट करना, ठीक है। सो ये जो 3 सिम्टम्स हैं इनको आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ADHD के हैं। आगे जो ADHD के क्वेश्चंस आएंगे हम उसमें ADHD को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके, आखिरी प्रश्न है ये हमारा। ये क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा मे नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीचर टू कीप इन माइंड वाइल रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। आप एक टीचर हैं, आप एक व्यक्तिगत भिन्नता जो है उनको सम्मान करते हैं उनका, ठीक है, तो आपसे क्या उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, बिकॉज आप हर इंसान का जो हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की ज़रूरतें अलग हैं, तो हमें हर बच्चे को रिस्पेक्ट करनी है। तो कौन सी चीज़ें जो आपसे नहीं उम्मीद की जाती या आपको नहीं करनी चाहिए? पहली है एबिलिटी ग्रुपिंग, दूसरी है एडजस्टिंग द करिकुलम। तो एबिलिटी ग्रुपिंग तो हम कहते हैं, है ना, कि करनी चाहिए। एडजस्टिंग द करिकुलम, ऑब्वियसली आपको करिकुलम बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल दोनों तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एबिलिटी ग्रुपिंग में क्या होगा कि जिस पोटेंशियल या जिस क्षमता का बच्चा है आप एक ग्रुप क्रिएट करें, ठीक है, उन्हें ऑब्वियसली बात है कि उन्हें उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चीज़ें करवाएं। लीविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी, ये तो बिल्कुल गलत है कि आप, क्योंकि आपकी कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग समाज से, अलग अलग कल्चर से बच्चे आ रहे हैं, तो आप उन्हें सेल्फ स्टडी करने के लिए छोड़ दें, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको तो बच्चे के साथ रहना है, आपने तो अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हैं या उसकी क्या ज़रूरतें हैं। तो थर्ड बिल्कुल गलत है। चौथा, एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बच्चे को अगर मैं सोचूं कि मैं स्टोरी टेलिंग से पढ़ा दूं, कि कहानी सुनाते सुनाते पढ़ा दूं, पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चों को कहानी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे बच्चों को कहानी बहुत पसंद होती है। छोटे होते तो सबको होती है, लेकिन जैसे जैसे हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा फेरी टेल्स वाली स्टोरीज पसंद आती हैं, कुछ बच्चों को नहीं पसंद आती, उनको चाहिए ब्रेवरी स्टोरीज, है ना। तो अगर मैं सोचूं कि मैं एक ही तरीके से स्टोरी टेलिंग से ही सब बच्चों को पढ़ा दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे को चीज़ें देख के, सुनने की बजाय देख के पढ़ना पसंद हो, तो ये तो है, ये तो एडजस्ट करना ही करना है आपको मेथड ऑफ टीचिंग बच्चे के अनुसार, जो बच्चे हैं उनके अनुसार। सो ये तो करेक्ट है, तो इसका गलत आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, एक और चीज़, अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, इट्स माय दिल से माय रिक्वेस्ट है सबको, प्लीज़ आप ज़रूर शेयर किया कीजिए, एंड बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। एंड एड्यूटैप में हम लिटरली बहुत मेहनत करते हैं, सारे के सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट। अनदर थिंग इज़, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो थोड़ा फास्ट चला जाता है, क्योंकि अभी मैं तो नहीं देख पा रही ना कि अच्छा आप क्या बोल रहे हैं साइड बाय साइड। तो आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप उनको लिख के बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपके सामने ईमेल आईडी है www.edutap.co.in। आपको सेशंस कैसे लगते हैं वो भी हमें आप बता सकते हैं। इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग, हमें बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़ना, ठीक है। सो उम्मीद यही है, आशा ये है कि आपको जो ये सेशंस हैं ये अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि हम लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि हम लाइव आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए, और आपके जो भी डाउट्स होंगे फील फ्री आप लिखें उस कमेंट सेक्शन में, मैं उनको जो है आंसर करूंगी।
ओके जी, सो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।